नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका द कैरियर्स अकेडमी मुरैना में। आज के हम करंट अफेयर के प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में संचारी विजय का निधन हुआ है, वे कौन थे? ऑप्शन है अभिनेता, कवि, राजनेता या पत्रकार। तो संचारी विजय अभिनेता है जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। अगला और दूसरा प्रश्न देखते हैं, हाल ही में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश खुले में शौच मुक्त घोषित हुआ है? तो ऑप्शन है चंडीगढ़, लक्षद्वीप, लद्दाख या पुदुचेरी। तो जो खुले में शौच मुक्त घोषित हुआ है वह है लद्दाख। लद्दाख, जैसे कि आपको पता होगा, जम्मू अभी कुछ साल पहले ही लद्दाख और जम्मू कश्मीर एक राज्य था, जिसका बंटवारा करके अब लद्दाख और जम्मू कश्मीर को दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया है। लद्दाख के जो लद्दाख क्षेत्रफल में भी बड़ा है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं हम, हाल ही में भारत और किस देश ने भारतीय कामगारों की भर्ती पर सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन है कतर, कुवैत, रूस, इजराइल। तो इसका जो सही आंसर है वो है कुवैत। तो कुवैत और भारत दोनों ने भारतीय कामगारों की भर्ती पर सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अब यह है क्या आखिर? तो यह समझौता ज्ञापन घरेलू कामगारों और नियोक्ताओं के अधिकारों और दायित्व को सुनिश्चित करेगा। साथ ही समझौता ज्ञापन भारतीय कामगारों के लिए 24 घंटे सहायता सुनिश्चित करेगा। यह है इस समझौते का महत्व। अगला और चौथा प्रश्न देखते हैं, राजा परवा त्योहार किस राज्य में मनाया गया है? ऑप्शन है उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, सिक्किम। तो जो राजा परवा त्योहार है ये मनाया गया है उड़ीसा में। उड़ीसा में मनाया गया यह जो त्यौहार है 3 दिन तक चलता है। इस त्यौहार में मानसून एवं धरती माता की पूजा की जाती है। स्थानीय लोगों का ऐसा मानना है कि इस समय पर जो धरती माता हैं वो मासिक धर्म से गुजरती हैं, ऐसा स्थानीय लोगों का मानना है। इसीलिए यह धरती माता की विशेष रूप से पूजा की जाती है इस त्यौहार पर। अगला और पांचवा प्रश्न देखते हैं, हाल ही में जारी की गई आत्मकथा बिलीव किस क्रिकेटर से संबंधित है? शिखर धवन, हार्दिक पांड्या, सुरेश रैना, रोहित शर्मा। इनमें से किसकी है? तो यह इसका सही आंसर है सुरेश रैना। तो जो बिलीव आत्मकथा है यह सुरेश रैना की है। अगला और छठवां प्रश्न देखते हैं, हाल ही में जारी वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में कौन सा देश प्रथम रहा है? इंडोनेशिया, मालदीव, भारत या केन्या। तो इनमें से कौन प्रथम रहा है? इसका जो सही आंसर है वो है इंडोनेशिया। अब ये गिविंग इंडेक्स जारी कौन करता है? तो जो गिविंग इंडेक्स है यह रिपोर्ट चैरिटी एंड फाउंडेशन के द्वारा जारी की जाती है। इस रिपोर्ट में इस बार 114 देशों को शामिल किया गया और इस रिपोर्ट में भारत का 14वां स्थान आया। प्रथम हम देख चुके हैं, प्रथम इंडोनेशिया था, दूसरा केन्या है तथा तीसरा नाइजीरिया का स्थान रहा और भारत का इसमें 14वां स्थान रहा। अगला और सातवां प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडरों को पुलिस में भर्ती की अनुमति दी है? तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने दी है? उत्तर प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र या केरल। तो इसका जो सही आंसर है यह है ओडिशा। तो ओडिशा सरकार ने जो ट्रांसजेंडर होते हैं उन्हें पुलिस में भर्ती की अनुमति दे दी है। यह पहली बार हुआ है जब ट्रांसजेंडरों ने पुलिस भर्ती के लिए अप्लाई किया है। ओडिशा की बात हो रही है तो ओडिशा के बारे में देखते हैं। गरिमा नामक योजना ओडिशा सरकार चला रही है। सिमली नेशनल पार्क प्रसिद्ध है और गहिर मठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सिमलीपाल नेशनल पार्क ये दोनों ओडिशा के फेमस हैं। अगला और आठवां प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस देश में महात्मा गांधी पुस्तकालय का उद्घाटन किया गया है? तो महात्मा गांधी पुस्तकालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? ब्रिटेन, केन्या, ओमान और मिस्र। सबसे पहला प्रश्न यह आता है कि यह जो भी है किस देश में किया गया है, तो ये आखिर किया क्यों गया है? तो इसका कोई महत्व नहीं होता, ये सिर्फ राजनीतिक महत्व के लिए होते हैं। जैसे कि जैसे कि हमारे कोई भी नेता किसी देश की यात्रा पर जाते हैं तो वह देश उनके सम्मान के लिए और मित्रता को और बढ़ावा देने के लिए उस देश के कुछ ना कुछ जो भी
कोई भी महान पुरुष होता है या कुछ भी, तो उसके ऊपर नाम से कुछ ना कुछ उद्घाटन करते हैं, जिससे क्या है, उस जिस देश का मेहमान अतिथि वहाँ गया है तो उसे भी अच्छा लगता है और उसे एक सम्मान स्वरूप ये भेंट किया जाता है। तो बस यहाँ भी यही हुआ है। अब ये किस देश में है, तो केन्या में। अभी हाल ही में भारत के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर प्रसाद, ये भारत के जो विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद यह केन्या की यात्रा पर गए हुए अभी अभी ही। और केन्या का जो नैरोबी विश्वविद्यालय है वहाँ पर महात्मा गांधी पुस्तकालय का उद्घाटन किया गया है, यानी दोनों देशों की मित्रता को और बढ़ाने के लिए यह किया गया है। तो यहाँ से अपना देखो एक और कुछ प्रश्न बन गया कि अभी हाल ही में भारत के विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद किस देश की यात्रा पर गए, तो वह केन्या है। तो एक ही प्रश्न से दो प्रश्न बन रहे हैं। अगला और 9वां प्रश्न, भारत का 5वां महासागर कौन सा बना है? दक्षिणी सागर, ग्रीन सागर, अंटार्कटिका महासागर या इनमें से कोई नहीं। तो 5वां महासागर कौन बना है? दक्षिणी सागर। अब आप लोगों के मन में प्रश्न आ रहा होगा कि महासागर तो हम पहले से हमारे 5 हम गिन लेते हैं, जैसे कि प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर, 4 तो ये, और इसके अलावा अंटार्कटिका महासागर, इसे हम 5वां गिनते। तो जैसे कि आप लोगों को ज्ञात हो कि जो अंटार्कटिका महासागर है उसे महाद्वीप में भी गिना जाता है और महासागर में। ऐसा क्यों? क्या है कि अंटार्कटिका जो एक महाद्वीप ही है, लेकिन उस महाद्वीप के ऊपर विशाल ग्लेशियर समाहित है। अब जो विशाल ग्लेशियर है, बर्फ है, वह भी तो एक पानी ही है, तो इस आधार पर हम उसको महासागर का नाम देते हैं। और अर्थात वो एक महाद्वीप है, इसलिए हम उसे महाद्वीप में भी गिनती करते हैं, लेकिन वो ग्लेशियर के रूप में जमा हुआ है, तो पूर्ण रूप से तो महासागर तो वो नहीं है। इसीलिए जो 5वें में जो गिनती की गई है, यह दक्षिणी सागर को 5वां महासागर में गिनती की। ये क्षेत्र कौन सा है? तो ये क्षेत्र जो पड़ता है ये भी उसी अंटार्कटिका महाद्वीप के आसपास का जो क्षेत्र है ना, उसी क्षेत्र को घोषित किया गया है, जिसे हम दक्षिणी सागर कहते हैं। किया किसने है? नेशनल जियोग्राफिक की ओर से दावा किया गया है यह कि अंटार्कटिका महाद्वीप के आसपास के क्षेत्र को दक्षिणी सागर जो है उसे महासागर घोषित किया गया है। अमेरिका ने भी इस 5वें महासागर को आधिकारिक रूप से स्वीकृति दे दी है। तो इसलिए अब हम भविष्य में हमारे 5 महासागर हो जाएंगे। अगला, और अब ये जैसे कि अभी बताया कि अंटार्कटिका जो महाद्वीप है, इस पर जब यह महाद्वीप है तो यहाँ पर कोई रहता है या नहीं? तो देखो यहाँ पर कोई नहीं रहता। वजह यह है कि इसका जो अंटार्कटिका महाद्वीप है, इसका 98% भाग हमेशा साल भर बर्फ से ढका रहता है, 98% भाग। तो फिर यहाँ पर अलग अलग ये किसी एक देश के अंडर में नहीं है, इस पर संपूर्ण सभी महाद्वीपों का बराबर अधिकार है। यहाँ पर क्या सभी विभिन्न जो भी देश हैं अपने अपने अनुसंधान केंद्र बनाते हैं और यहाँ रिसर्च की जाती है। भारत भी अब तक यहाँ पर अंटार्कटिका महाद्वीप में 3 अनुसंधान केंद्र बना चुका है। अगला 10वां प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों के अपने संस्करण स्थापित करने की घोषणा की है? अब प्रश्न तो ये आ रहा होगा कि ये भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों के अपने संस्करण स्थापित, तो ये अपने संस्करण से तात्पर्य क्या है? जिस तरह से भारत रत्न होता है और पद्म पुरस्कार होते हैं, पद्म पुरस्कार में 3 पुरस्कार रखे जाते हैं पद्म श्रेणी में, ऐसे पद्म भूषण, पद्म विभूषण, उससे छोटा पद्म भूषण और उससे छोटा पद्मश्री, तो ये पद्म श्रेणी होती है। तो इसे राज्य सरकार ने शुरू किया है, तो जिसका जो सही आंसर है जैसे कि असम है, तो असम सरकार ने शुरू किया है। तो अब क्या होगा, जैसे कि भारत के लिए भारत रत्न होता है, उसी प्रकार से असम का असम रत्न होगा। जैसे यहाँ पर पद्म पुरस्कारों में पद्म विभूषण होता है, उसी तरह से असम विभूषण होगा। पद्म भूषण होता है तो उसी तरह से पद्म असम भूषण होगा, और पद्मश्री तो असम श्री होगा। तो इस तरह से असम राज्य सरकार ने अपने पद्म पुरस्कार और भारत रत्न अपने स्वयं के राज्य के संस्करण स्थापित करने की घोषणा की है।
भारत रत्न जो पुरस्कार है यह भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसकी शुरुआत कांग्रेस सरकार के समय पे ही हो चुकी थी। जैसे ही इसको भारत 1977 में जनता पार्टी की सरकार आई तो जनता पार्टी की सरकार ने क्या किया, यह भारत रत्न को बंद कर दिया था। उसके बाद 1980 में पुनः कांग्रेस की सरकार बनी और कांग्रेस की सरकार ने पुनः इसको शुरुआत कर दी, पुनः इसकी भारत रत्न की। और 1980 में पहली बार जब पुनः शुरुआत की गई तो उसी समय पे यह भारत रत्न मदर टेरेसा जी को दिया गया था। मदर टेरेसा जी को शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है 1979 में, 1997 में, 1979 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला शांति के क्षेत्र का। और 1980 उसी के अगले साल 1980 में मदर टेरेसा जी को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। भारत रत्न जो पुरस्कार होता है इसके साथ यह एक पीपल की आकृति का होता है जिस पर भारत रत्न लिखा रहता है और इसके साथ एक प्रशस्ति पत्र यानी कि सर्टिफिकेट दिया जाता है। अब असम की बात हो रही है तो असम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। भारत का एकमात्र गोल्डन यानी कि सुनहरी बाघ असम में देखा गया है। सुनहरी बाघ कहाँ देखा गया है? एकमात्र बाघ असम में देखा गया है। असम के द्वारा धनवंतरी योजना लागू की गई है। धनवंतरी योजना, अब धनवंतरी कौन थे? तो जैसे कि आपको याद हो तो हमारे इतिहास में यह एक भारत के बहुत बहुत बड़े चिकित्सक रह चुके हैं, धनवंतरी। अगला है असम का काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क। ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। और ये प्रश्न असम या काजीरंगा, ये एक सींग वाले गैंडे के लिए जो प्रसिद्ध है, ये प्रश्न कई पेपरों में आ चुका है। तो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जिन्हें आप याद रख सकते हो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी